नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरजीत सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जेस टेक चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अजमेर दर्शन। अजमेर दर्शन राजस्थान दर्शन का पहला पार्ट है, जिसमें आप इसको बखूबी बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझेंगे राजस्थान दर्शन में। और राजस्थान दर्शन में हम अजमेर दर्शन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। उसकी एक एक चीज़ को हम देख लेंगे, नॉलेज की कैसे क्या होगी सारी चीज़ें। चलिए आइए मेरे साथ चलिए। सबसे पहले लेंगे हम इसका इतिहास। इतिहास के अलावा आप इसकी ज्योग्राफी, इसकी आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, राजस्थान प्रशासन एंड पॉलिटिक्स, इसमें राजनीति कैसी रही है इसकी, अजमेर की इतिहास की, और अर्थव्यवस्था, यहाँ पैसा कहाँ से आता है, उद्योग धंधे, और यहाँ पे क्या क्या प्रशासनिक सेवाएं हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लेने वाले हैं अजमेर की हिस्ट्री या इतिहास के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में कि अजमेर का इतिहास कैसा रहा है। बड़ा ही स्वर्णिम इतिहास रहा है अजमेर का। तो आइए देखते हैं अजमेर के इतिहास के बारे में एक एक बातें। चलिए, अजमेर का इतिहास या हिस्ट्री, बहुत ही स्वर्णिम हिस्ट्री रही है अजमेर की। और आप इस चैनल के साथ जुड़ के रहिए, मजा आ जाने वाला है आज आपको। और राजस्थान दर्शन में अब हम पूरे अजमेर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो इसमें हम अजमेर का एक परिचय ले लेते हैं कि अजमेर एक खूबसूरत सिटी है जो अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है। और बीच में आना सागर झील है, जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है। अगर कहा जाए कि राजस्थान पर्यटन में भारत का मुकुट है, तो अजमेर उस मुकुट में नीले रंग की नीलमणि होना चाहिए। कहने में ये कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अजमेर बसा हुआ ही ऐसी जगह है। राजस्थान का हृदय कहलाता है अजमेर। चलिए आगे देखते हैं हम अजमेर। अब अजमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, अजमेर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है ना। तो अजमेर शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपके अजय प्लस मेर, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। जिसमें आपके अजय है वह जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सके, और मेर मेर एक उस पर्वत या पहाड़ का नाम है, या एक जाति का नाम भी आप बोल सकते हैं उसको, है ना। तो वैसे पर्वत का नाम यहाँ पर सही रहेगा। तो अजय जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सके, और मेर वह पर्वत वह पहाड़ जिस पर विजय नहीं प्राप्त की जा सके, अजय मेर। शाब्दिक अर्थ इसका यही निकलता है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए तो। और बाकी मेर नाम से एक जाति भी है। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अजमेर की स्थापना तथा इसके संस्थापक कौन रहे। तो इसके संस्थापक आप जानेंगे कि अजय राज चौहान। अजय राज चौहान वो व्यक्ति है जिन्होंने इस शहर की स्थापना करी थी, इस बड़े ही खूबसूरत नगर की स्थापना करी थी 27 मार्च 1112 ईस्वी। और विक्रमी संवत अगर पूछ ले हमसे, तो 1170 ईस्वी के अंदर ये। अब इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो इसकी जानकारी आपके ऐतिहासिक स्रोत है, एक महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय, जो जयानक भट्ट या जयानक कश्मीरी द्वारा पुष्कर पुष्कर में रचित है आपके। दूसरी चीज, एक और महाकाव्य, लेकिन वो पूरी तरह से प्रमाणित नहीं है, लेकिन उसमें भी काफी उल्लेख मिलता है आपके राजस्थान के इस अजमेर जिले के बारे में, इस अजमेर नगर के बारे में। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धय द्वारा। इसके अनुसार अजमेर की स्थापना 7वीं शताब्दी में अजयपाल चौहान ने की थी, है ना। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन आप इसको जयानक द्वारा लिखा गया, जो कश्मीरी जैनक द्वारा लिखा गया, ये बहुत ही सत्य एवं प्रमाणित है। तो अगर परीक्षा में सवाल बने तो आप ये एक तो डेट ध्यान रखेंगे यहाँ से, और एक जयानक कश्मीरी का ये ध्यान रखेंगे, जो ऐतिहासिक महाकाव्य है पृथ्वीराज विजय। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे सामने कि अजमेर के और क्या क्या नाम है। यहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल बन जाता है कि भाई अजमेर के और क्या क्या नाम है, आप बताइए, ठीक है। तो हम देखते हैं, अजमेर का पहला नाम राजस्थान का हृदय इसको बोला जाता है, क्योंकि ये बीचों बीच पड़ता है राजस्थान में। तो हृदय आपके बीच में रहता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखते हैं, तो बिल्कुल ये वैसा ही है, राजस्थान में वैसा ही लगता है ये आपके। फिर अगला है अजय मेरू या पृथ्वीपुर, ये इसका प्राचीन नाम है। ध्यान रखेंगे कि अजमेर का प्राचीन नाम कौन सा है, तो पृथ्वीपुर नाम है इसका, या अजय मेरू बोला जाता था इसको। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला है राजपूताने की कुंजी। राजपूताने की कुंजी इसलिए इसलिए कहते हैं, क्योंकि अगर किसी ने अजमेर को जीत लिया, जो राजस्थान के अंदर है, ये इस अजमेर को जीत लिया, तो यहाँ से सारे दरवाजे खुल जाते थे उसके लिए। वो मेवाड़ को जीत सकता था, मारवाड़ को जीत सकता है, जो भी यहाँ है, और जाट राजा, और सबका रास्ता यही खुलता है।
चलिए अगला देखते हैं राजस्थान का नाका। इसे राजस्थान का नाका बोला जाता है क्योंकि ये बीचों बीच पड़ता है और नाका एक चौराहे की तरह होता है। राजस्थान का चौराहे भी बहुत बार इसको बोला जाता है। तो चौराहे से क्या सारे रास्ते निकलते हैं, वहीं से सारी चीजें खुलती है कि हमें कहाँ कहाँ किस तरफ जाना है। और इसका अगला नाम है अजमेर मेरवाड़ा। ये भी काफी फेमस है क्योंकि ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों में पड़ता है, तो इसे ये अजमेर मेरवाड़ा भी बोला जाता है। घड़ियों का शहर, इसे घड़ियों का शहर भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ एचएमटी कंपनी की स्थापना भी हुई थी। तो काफी सालों से यहाँ काफी घड़ियां वगैरह बनती है। तो घड़ियों का शहर पूछे तो भी आपके अजमेर है। अंडों की टोकरी, अंडों के उत्पादन में नंबर 1 पे है अजमेर राजस्थान में, इसलिए से अंडों की टोकरी भी बोला जाता है। सांप्रदायिक सद्भाव की नगरी, यहाँ सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, प्लस यहाँ पे पुष्कर है। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की जो भावना है वो एकदम सद्भाव नगरी की बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पे काफी क्रिश्चियन भी रहते हैं, काफी पुराने चर्च भी है क्योंकि अंग्रेज कई समय से यहाँ राज किया करते हैं। तो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग बिल्कुल एकदम प्यार से रहते हैं, इसलिए इसको सांप्रदायिक सद्भाव की नगरी भी बोला जाता है। अगली चीज, इसके कुछ और भी नाम है जैसे अजमेरे, इसको पुराने टाइम में अजमेरे भी बोला जाता था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जेद्रुक, इसके अलावा जपमीर, अदमीर, जहांगीर, ये इतने सारे आपके अजमेर के नाम हो गए। तो आपको इन नामों को ध्यान रखना चाहिए कुछ, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में सवाल अगर बनाना चाहे तो यहाँ से बन सकता है आपके लिए। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है आपके लिए। अजमेर के ऐतिहासिक स्रोत। अब ऐतिहासिक स्रोत कहाँ से हमें मिला कि भाई अजमेर के बारे में जानकारी कहाँ कहाँ से क्या मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभिलेख या प्रशस्ति, कि कोई अभिलेख या कोई प्रशस्ति ऐसी है जो अजमेर के बारे में बताती है। तो पहली प्रशस्ति है आपके हर्षनाथ मंदिर प्रशस्ति, शिखर 973 ईस्वी की है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसमें यह है कि सांबर के चौहान विग्रह राज के समय का है ये प्रशस्ति, और इसमें जो चौहान वंश की वंशावली है और उनकी उपलब्धियों का वर्णन है उसके बारे में बड़ा डिटेल से बताया गया है। और हर्ष मंदिर का निर्माण अल्हड़ द्वारा किया गया है, इसमें ये चीज लिखी गई है। इस प्रशस्ति के अनुसार ये बात है खास। एक है आपके बिजोलिया शिलालेख जो काफी प्रामाणिक है। ये शिलालेख, ये देखिए शिलालेख इस तरह का होता है आपके, और गुणभद्र द्वारा लिखा गया है 1170 ईस्वी में, जो इसके रचनाकार है। और 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना या नींव रखी गई, और पूरे संपूर्ण चौहानों का विवरण आपको बिजोलिया शिलालेख से प्राप्त हो जाता है। तो ये अभिलेखीय प्रशस्ति है। इसके अलावा एक सांबर का लेख है, सांबर जो 1634 ईस्वी में, इस लेख में मुगल काल में अजमेर जाने वाले यात्रियों के लिए मार्ग में सराय निर्माण तथा रख रखाव का उल्लेख मिलता है। तो ये 3 तरह के आपके अजमेर से रिलेटेड प्रशस्ति या अभिलेख है, आप ध्यान रखेंगे। अगर अजमेर के बारे में कौन सी प्रशस्ति है तो आप इनका ध्यान रखेंगे नाम। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके सामने ताम्रपत्र, मुद्रा शास्त्र या सिक्के। अब ताम्रपत्र, यहाँ से अजमेर से रिलेटेड अगर कोई ताम्रपत्र मिला है हमें तो उसके बारे में देख लेते हैं। वो देखो ताम्रपत्र होता है क्या, भूमिदान से संबंधित जब किसी शासक द्वारा अपने सामंत, अधिकारी, ब्राह्मण या भिक्षु को आदि को भूमिदान दिया जाता था, तो सनद के रूप में इसका उल्लेख किया जाता था कि भाई भूमि किसने दी है, कितनी भूमि दी है, सिंचाई के साधन क्या है, ये सारी बातों का इसमें उल्लेख दिया रहता था। और सर्वप्रथम अगर पूछ ले इंडियन हिस्ट्री में, अगर हम देखें सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों या बौद्धों को देने की प्रथा प्रारंभ करी थी, आपके ताम्रपत्र, है ना। और इसके अलावा इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था और बाद में फिर लोकल लैंग्वेज का यूज होने लग गया, आपके जो स्थानीय भाषा है उसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ताम्रपत्र, मुद्रा शास्त्र या सिक्के। अब मुद्रा शास्त्र में काफी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा शास्त्र में सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। सर्वप्रथम भारत में आहत मुद्रा ठप्पा मारकर बनाई जाती थी, इसलिए इसको आहत मुद्रा बोलते थे। ये नाम इसने जेम्स प्रिंसेप ने दिया। तो ये इंडियन हिस्ट्री का भी एक बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है कि भाई आहत मुद्रा का नाम किसने दिया, तो जेम्स प्रिंसेप है वो आपके। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे भारत में, तो वो है इंडो ग्रीक भारतीय यवन शासकों ने चलाए थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा चांदी के सिक्के किसने चलाए थे भारत में, तो चांदी के सिक्के चलाए थे शक शासक ने, और शीशे के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सोने के इंडो ग्रीक यवनों ने, और चांदी के आपके शक ने, और शीशे के आपके सातवाहनों ने। तत्कालीन राजपूताना के सिक्कों के विषय पर केब
केव है जिसने एक साहित्य लिखा है 1893 में, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय और राजपूताना सिक्कों के बारे में काफी विस्तार से उल्लेख दिया गया है। चलिए, गुप्तकालीन सिक्के आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, अजमेर का प्रश्न है, वो यहाँ से बनता है कि अहेड़ा एक जगह है अजमेर में जहाँ से स्वर्ण मुद्राएं मिली है गुप्त काल की। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, गुप्त काल की। आप नोट भी करते जाइए, अगर आपको नोट्स भी बनाना है, ताकि इससे आपको थोड़ा इजी जाएगा, नोट्स बनाते रहते हैं तो। और आपके बने हुए तो उसमें आप कोई चीज नहीं है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपका रिवीजन टाइप एक हो ही रहा है। चलिए, ये तो एक ये बात होगी। इसके अलावा आप देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास में ताम्रपत्र मुद्रा शास्त्र या सिक्के। अब चौहानों के सिक्के कौन कौन से हैं? तो चौहानों के सिक्कों में ज्यादातर वृषभ और अश्वरोही अंकित होते थे। वृषभ मतलब आपके बैल और ये आपके घोड़ा, ये ज्यादातर ये अंकित होते थे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि चौहानों के सिक्कों पे किसकी आकृति होती थी। और इस प्रकार द्रम, विशोपक, रूपक, दिनार, ये आदि इसके एग्जाम्पल है चौहानों के सिक्कों के। तो प्रश्न आ जाता है कि चौहानों के सिक्कों का एग्जाम्पल नहीं है या कौन सा है, तो ये चार नाम आप ध्यान में रखेंगे। अगला है अजय देव चौहान की रानी सोमलेखा द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए। तो ये पूछा जाता है कि भाई रानी सोमलेखा द्वारा चांदी के सिक्के चलाए गए या सोने के चलाए गए या शीशे के चलाए गए या किसके चलाए गए। तो ये आप ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर द्वारा वृषभ तथा अश्वरोही के सिक्के चलाए गए। तो सोमेश्वर भी व्यक्ति जिसने वृषभ तथा अश्वरोही के सिक्के चलाए थे। तो ये चौहानों में बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इसके अलावा 1192 ईस्वी का एक सिक्का अजमेर से मिला और एक तरफ मोहम्मद बिन साम्त और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान अंकित है। तो इससे पता चलता है कि मोहम्मद गौरी ने बाद में अपने नाम के सिक्के बनवाए थे, जिसमें एक तरफ पृथ्वीराज चौहान और एक तरफ उनका सिक्का इसमें मिलता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ से क्या सिक्का मिला है। चलिए, नेक्स्ट है आपके ग्रंथ या रासो। ये भी एक ऐतिहासिक स्रोत है जहाँ से हमें जानकारी मिलती है अजमेर के इतिहास के बारे में कि कौन से ग्रंथ में क्या चीजें। जैसे सबसे पहला आ जाता है आपके पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के अंदर जयानक भट्ट द्वारा लिखा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अजमेर के चौहानों के इतिहास का वर्णन है, बड़ा ही ऐतिहासिक ग्रंथ है और इसकी सत्यता सभी जगह प्रमाणित रहती है। और इसके बारे में चौहानों की एक एक वंशावली के बारे में लिखा गया है। पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ और अर्णोराज, सबके बारे में बड़ा ही डिटेल से दे रखा है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय में जो बातें हुई वो हम आगे और पढ़ेंगे। हर एक शासक के अंदर जब ये आएगा तो उसमें अपन देख लेंगे कि क्या चीज है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक भट्ट ने। इधर विजय और इधर जयानक, तो विजय जय, इसे आप याद रख सकते हैं इसको बड़े ही इजी तरीके से। अगला है आपके रासो, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धय। ये पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र थे और दरबारी कवि भी थे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इनके ग्रंथ के बारे में क्या है, ये पिंगल ब्रज भाषा में रचित है और ये क्या अधूरा छूट गया था ग्रंथ, तो इनके पुत्र झालण ने पूरा किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रवर्धय के पुत्र का नाम क्या है या किसने पूरा किया था इस ग्रंथ को। और ये एक सिद्धांत देता है कि भाई चौहानों की उत्पत्ति गुर्जर, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चालुक्य, चौहानों की उत्पत्ति हुई है इससे, वशिष्ठ से। वशिष्ठ के अग्निकुंड से बताई गई है, जो आबू पर्वत, जो आपके आबू पर्वत पर हुआ था, क्योंकि महर्षि वशिष्ठ क्या परेशान हो गए थे इनसे, ये जो आपके दानव थे उनसे। तो उन्होंने फिर एक यज्ञ किया, यज्ञ से ये चार चौहान उत्पन्न हुए, गुर्जर, प्रतिहार, परमार और सोलंकी, है ना। तो कभी कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये क्या एक जस्ट कहानी टाइप लगता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर क्वेश्चन पूछ ले तो हमें उस हिसाब से ध्यान में रखना चाहिए। चौहान वंश, विशेषकर पृथ्वीराज चौहान का इसमें विस्तृत विवरण दिया गया है, क्योंकि ये चंद्रवर्धय जो थे आपके पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि भी थे। और इसमें संयोगिता हरण, तराइन का युद्ध का विशद विवरण बड़े अच्छे से दिया हुआ है। साथ ही एक जो विरोक्ति है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान।
इस विरोक्ति का बड़ा ही सुंदर विवरण है और बड़ा ही लंबा बखान है। तो आगे हम पृथ्वीराज चौहान के अंदर और इसको थोड़ा सा डिटेल से देखने वाले हैं। चलिए, तो आप ये रासो का नाम याद रखेंगे और किसने लिखा ये आप ध्यान में रखेंगे, उसके बारे में कुछ बातें हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपके एक और रासो है आपके बीसल देव रासो, नरपति नले द्वारा लिखा गया है। तो आपको इनके लेखक के नाम ध्यान रखने हैं। पूछ लिया जाता है बीसल देव रासो किसने लिखा है, तो वो नरपति नल है। ये अजमेर के बीसल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की जो प्रेम कथा है, जो इनकी लविंग स्टोरी है, उसके बारे में काफी चीजें इसमें वर्णन से दिया गया है। तो ये आप इसके बस रासो का नाम ध्यान रखेंगे और किसके बारे में लिखा गया है और कौन इसके कवि है या लेखक है। इसमें राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा एक ग्रंथ है हरि केली नाटक, विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव ने लिखा है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे कि हरि केली नाटक के रचयिता कौन है, तो वो विग्रह राज चतुर्थ या बीसल देव स्वयं है। अगला नेक्स्ट हम देखते हैं तो वेली या ख्यात कि राजस्थान के अजमेर के ऐतिहासिक स्रोत से कोई वेली या साहित्य लिखा गया है कि अजमेर के बारे में। तो एक ख्यात है मुणोत नैणसीरी ख्यात। मुणोत नैणसी चारण थे, चारण साहित्य के बड़े ही अच्छे रचनाकार थे, इतिहास के प्रसिद्ध रचनाकार थे। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ से प्रश्न उठ जाता है। मुणोत नैणसी से मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में रचित है ये मुणोत नैणसीरी ख्यात। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। पूछ लिया जाता है किसके दरबारी कवि थे, तो ये आपके जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। नैणसीरी ख्यात समस्त राजपूताने सहित जोधपुर के राठौड़ों का विस्तृत विवरण करती है। राजपूताना के बारे में तो ये बताता ही है, साथ में राठौड़ जो जोधपुर के थे उनके बारे में बताया था। इस साथ राजपूतों की 36 शाखाओं का बड़ा ही विस्तृत और सुंदर विवरण है। इसके अलावा राजस्थान के सिंध, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र तथा हरियाणा के तत्कालीन देशों का इतिहास उस समय बताया जाता है, इनके समय में कि भाई क्या रहा था इतिहास। दूसरा है नैणसीरी कृति मारवाड़ परगनारी विगत। ये भी ख्यात जितनी ही बड़ी है इसे सर्व संग्रह बोला जाता है। इसे ख्यात नहीं बोल सकते, ये बड़ी है लेकिन इतनी बड़ी नहीं है, ख्यात जितनी बड़ी है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, मारवाड़ परगनारी विगत, ये भी आपके नैणसीरी की ख्यात है। अगला है आपके परगणों की आमदनी। इसमें क्या होता था, परगणों की आमदनी, उनके ठिकाने, उनकी रेख चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधन, आहड़ों के जातिवार घरों की संख्या, आबादी का विवरण, ये सब कुछ उसमें लिखा जाता था। इसीलिए मारवाड़ परगना विगत को इसको राजस्थान का गजेटियर बोला जाता है। तो आप इस वर्ड को ध्यान रखेंगे, राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है। तो ये आपके मनोज नैणसी के ख्यात के बारे में, जो मारवाड़ परगनारी विगत है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, राजस्थान का गजेटियर और मारवाड़ परगनारी विगत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे सामने आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन क्या कर रहा है, तो वो भी देख लेते हैं अजमेर के बारे में। सन 1817 से 1822 तक, सन 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट रहे जेम्स टॉड। उन्होंने एक बुक लिखी है एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने ये बुक लिखी है, इसका हिंदी में अनुवाद हीराचंद ओझा ने भी किया है। तो इस बुक के बारे में राजस्थान की जो उस समय स्थिति थी उसको काफी लिखा गया है। ये क्या इतिहास को घूम घूम के इकट्ठा करते थे। तो इन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि घोड़े वाले बाबा कौन है, जेम्स टॉड है, क्योंकि ये इतिहास को घूम घूम के इकट्ठा करते थे। और 1829 में इनकी प्रकाशित पुस्तक में राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, सामंती व्यवस्था, मेवाड़ का इतिहास आदि का उल्लेख ज्यादा मिलता है। और पूछ लिया जाता है इनके नाम से एक किला है, तो वो आपके अजमेर के अंदर ही पड़ता है और वो है टोडगढ़। तो आप इनका ध्यान रखेंगे कि टोडगढ़ किला इनके नाम पे ही है, जो भीम से आगे पड़ता है। एक टोडगढ़ शहर 15 किलोमीटर दूर है, बड़ी ही अच्छी जगह, राजस्थान की सबसे ऊंची जगह है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ में हम इन्हें नहीं भूल सकते, ये बहुत ही खास आपके कवि है, राष्ट्रीय कवि है। इनका नाम है सूर्यमल मिश्र।
सूर्यमल मिशन के बारे में हम नहीं भूल सकते। बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे सूर्यमल मिशन। ध्यान रखेंगे किसके कवि थे? बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के। इनकी एक रचना है वंश भास्कर ग्रंथ, जिसमें काफी कुछ मिलता है। और इसके अलावा इस ग्रंथ को दत्तक पुत्र मुरारीदास ने पूरा किया था, क्योंकि राम सिंह और दरबारी कवि सूर्यमल मिशन के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, तो बाद में इनके पुत्र मुरारीदास ने इसको पूरा किया था वंश भास्कर को। इसके अलावा इस ग्रंथ में प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहानों की अग्निकुंड से उत्पत्ति और ये चौहानों की विभिन्न शाखाओं और बूंदी राज्य का इतिहास बताता है। तो ये भी आपके चंद्रवर्दाई का जो सिद्धांत है, अग्निकुंड का सिद्धांत है, इसको ये सपोर्ट करते हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे भाई। अग्निकुंड के सिद्धांत को कौन सपोर्ट करता है, तो वो आपके सूर्यमल मिश्रण है। चलिए, तो ये भी बताते हैं कि भाई चौहानों के बारे में, चौहानों का उदय, ये सारी चीजें। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं आपके प्रमुख ऐतिहासिक घटनाक्रम। क्योंकि हम अजमेर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसकी ऐतिहासिक घटनाएं, कुछ डेटे हैं जो आप ध्यान में रखेंगे कि क्या क्या यहाँ पे इतिहास में घटनाएं घटी। तो सबसे पहला है आपके 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान द्वारा सांभर में चौहान राज्य की स्थापना, ये पहली घटना है। दूसरी है 1113 ईस्वी में अजयराज द्वारा अजमेर नगर की स्थापना। 1190 में आपके जयानक द्वारा पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना। इसकी डेट पूछ ली जाती है पृथ्वीराज विजय की, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। इसके अलावा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज पृथ्वीराज की गौरी पर विजय हो गई थी, गौरी हार गया था इस युद्ध में। 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और पृथ्वीराज की हार और गौरी की विजय। जस्ट मैं यहाँ अभी इनको बता रहा हूँ, नेक्स्ट हम इसमें आगे और आते जाएंगे तो हम इसको डिटेल में और लेते जाएंगे। इसके अलावा 1194 अजमेर में 28 दिन के चौपड़े का निर्माण। 1195 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेर आगमन होना, गौरी के साथ आए थे ये। इसके अलावा 1562 में अकबर द्वारा अजमेर में प्रथम तांबे का सिक्का चलाया गया। तो ध्यान रखेंगे, प्रथम तांबे का सिक्का अजमेर में किसने चलाया, तो वो है अकबर। 1616 ईस्वी में 10 जनवरी को सर जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो अजमेर में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है हिंदुस्तान के इतिहास की, आप ध्यान रखेंगे। हिंदू राजदूत टॉमस रो आया था, जो सर जेम्स का था, है ना, और किसके दरबार में हुआ, आपके जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। सन 1659 ईस्वी अजमेर के निकट दोरई में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब ने दारा शिकोह को पुनः हरा दिया था। एक बार वो पहले भी हरा चुके थे, लेकिन यहाँ दोबारा हरा दिया था और उत्तराधिकार में वो बन गए थे और औरंगजेब उत्तराधिकार हो गए थे। नेक्स्ट है फिर आपके 1832 ईस्वी में अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी कायम की गई, ये डेट ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1836 में अजमेर में पहली बार अंग्रेजी सरकारी स्कूल की स्थापना हुई, तो ये एक मुख्य डेट है, इसको आप ध्यान रखेंगे इतिहास की डेटों में। आइए तो भी कि सरकारी स्कूल, जो अंग्रेजी स्कूल पहले स्थापना कब हुई थी, वो 1836। 1857 नसीराबाद में सैनिक विद्रोह 28 मई को हुआ था। इसमें ये आपके अंग्रेज न्यूबेरी की हत्या कर दी गई थी जेल के अंदर, आप ध्यान रखेंगे। 1857 को 9 अगस्त 1857 को कारागार में अजमेर विद्रोह हुआ था, तो आप ये ध्यान रखेंगे अजमेर में कब कब हुआ था, ये अपन अजमेर से रिलेटेड देख रहे हैं, इसीलिए हमें ये जरूरी हो जाता है इस चीज को। फिर 1857 ईस्वी में 8 सितंबर 1857 को अजमेर कारागार में फिर से विद्रोह हुआ, ये दो डेटे आप ध्यान रखेंगे। और 1875 में 21 अक्टूबर को मेयो कॉलेज की स्थापना। ये कुछ महत्वपूर्ण डेटे हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं डेटो से रिलेटेड, और अजमेर पढ़ रहे हैं तो हमें सारे डेटे हमें ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चौहान वंश। अब अजमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं और यहाँ अगर हम चौहानों के इतिहास को अगर नहीं पढ़े, थोड़ा नहीं टटोला जाए अगर चौहानों का उदय, चौहानों की शक्ति का कितना संघर्ष रहा इस भूभाग पर, कैसे आए, इनका उदय कैसे हुआ, तो उसके बारे में जानना जरूरी है। चलिए, शाकंभरी के चौहान, कुल सूर्यवंश या अग्निकुंडीय, अभी अपन ने पढ़ा ही था कि अग्निकुंडीय विचारधारा किसने दी थी, आपके कुल देवी है इनकी आशापुरा माता, इसका ध्यान रखेंगे। इसका क्षेत्र है सांबर, सपाहदलक्ष या शाकंभरी। आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं। शाकंभरी भारत की सबसे प्राचीन माता है, इसको तीर्थों की नानी या देवयानी तीर्थ भी बोला जाता है। अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षा में, देवयानी तीर्थ के नाम से फेमस कौन सी माता है, तो वो है शाकंभरी माता, है ना। इसके अलावा है आपके
सांबर शाकंभरी चौहानों का मूल स्थान। जो चौहान निकले हैं, अजमेर के चौहान, वो आपके सांबर से निकले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो मेन जो चौहान है आपके, वो सांबर से आधे कुछ चले गए नाडोल। जो चौहान चले गए नाडोल के चौहान, वो लक्ष्मण ने बसाए थे। इसके अलावा जालोर के चौहान यहाँ से जालोर गए थे, जिसको कीर्तिपाल या कीतू ने बसाया था। और सिरोही के चौहान वो भी यहीं से गए थे, जिसको लूमा ने बसाया था। और रणथंभौर के चौहान गोविंद देव ने बसाए थे। इसके अलावा शाकंभरी चौहानों की सबसे प्रसिद्ध शाखा है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अजमेर के चौहानों का उदय हुआ। यहीं से शुरू होता है अजमेर के चौहानों की कहानी का सिलसिला। तो हम देखते हैं अब अही छत्रपुर, शाकंभरी चौहानों की प्रारंभिक राजधानी। और अही छत्रपुर आपके नागौर का पुराना नाम है। इसको नागपुर या नागौर भी बोला जाता है। ठीक है, ये जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। और जांगल है आपके बीकानेर का पुराना नाम। आप ध्यान में रखेंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब शाकंभरी के चौहान ये चहमान, चहमान ये शाकंभरी माता है। और ये आपके सांबर झील के चारों तरफ रहते थे, इसलिए इसको चौहान बोला जाता है। चहमान मतलब चारों तरफ चौहान, फिर चहमान चौहान कहलाया ये। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उत्पत्ति के सिद्धांत में हम देखेंगे बिचौलिया शिलालेख। बिचौलिया शिलालेख बताता है कि भाई ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति होती है। विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, है ना, कि चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई और ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हैं। तो कौन बात ये बताता है? बिचौलिया शिलालेख। क्वेश्चन बन जाता है कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत या किस शिलालेख से हमें ये पता चलता है? तो आप ध्यान रखेंगे बिचौलिया शिलालेख। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो में अग्निकुंड सिद्धांत का दिया था इन्होंने, जैसा भी अपन ने पढ़ा था। और हम दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अग्निकुंड सिद्धांत। और इसके अलावा सूर्यमल मिशन वंश भास्कर में भी अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये दो लोग हैं जो अग्निकुंड सिद्धांत का भी बताते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इसके अलावा कर्नल जेम्स टॉड ये बताते हैं कि भी विदेशियों से उत्पत्ति हुई है इनकी, है ना। और इनकी उत्पत्ति यहाँ की नहीं है, कि बाहरी आक्रमणकारी हुए थे और उसमें से कुछ यहाँ रह गए थे, तो चौहानों की उत्पत्ति वहां से बताई जाती है। इसके अलावा ये प्रत्यक्ष रूप से ये अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं ये। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज है आपके ब्राह्मण वंशी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। इन्होंने राजस्थान का इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। तो ये कहते हैं कि भाई चौहान ब्राह्मण वंशी है। और दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी एवं पंवार वंश दर्पण, इनका भी मानना है कि चौहान क्या है? ब्राह्मण वंशी है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो बता रहा है कि कौन ब्राह्मण वंशी कौन बता रहा है, तो इनके आप नाम ध्यान रखेंगे इनके साथ में, कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, शर्मा ब्राह्मण बता रहे हैं आपके। और कर्नल टोड विदेशी है, तो ये आपके विदेशी बता रहा है। और चंद्रवरदाई और सूर्यमल मिशन ये आपने के अग्निकुंड सिद्धांत को बता रहे हैं। इसके अलावा सूर्यवंशी हमीर रासो, जो जोधराज ने लिखा है, और जगदीश प्रसाद गहलोत और हर्ष शिलालेख, इसके अनुसार चौहान क्या है? सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी है चौहान। सुंडा माता शिलालेख महर्षि वशिष्ठ की आंखों की पुतली से चौहान उत्पन्न हुए थे। इसमें ये एक और अलग ही कहानी है। तो सुंडा माता शिलालेख को आप ध्यान में रखेंगे। तो चौहानों की उत्पत्ति से सिद्धांत हमने देखे हैं। ये चौहानों की उत्पत्ति से सिद्धांत, इतने सारे सिद्धांत है। अगर आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, और नहीं तो आपका रिवीजन तो हो ही रहा है, और कुछ नए पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं आपके इसमें। चलिए क्वेश्चन कहीं भी बने, हमारे पास जानकारी सारी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए शाकंभरी के चौहान में सबसे प्रथम हम देखेंगे वासुदेव जी चौहान, जिन्होंने इस चौहान वंश की नींव रखी। चौहान वंश के मुख्य संस्थापक है आपके वासुदेव चौहान। इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। सपाद लक्ष्य या सांबर, सपाद लक्ष्य मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह, वो होता है आपका सपाद लक्ष्य। तो इस पूरे भूभाग पर इन चौहानों का राज हुआ करता था। और जैसे मैंने बताया, यहाँ से चौहान अलग अलग जगह भी चले गए थे। रणथंभौर चले गए थे, जालोर चले गए थे, सिरोही चले गए थे, नाडोल चले गए थे। लेकिन चौहान वंश की जो नींव डाली थी वो इन्होंने डाली थी, और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया अही छत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, अही छत्रपुर किसका पुराना नाम है? तो ये नागौर का पुराना नाम
साथ ही इन्होंने सांबर झील को संरक्षण दिया था। ये देखिए सांबर झील है आपके सामने, तो ये इसके चारों तरफ रहते थे चौहान। और यहीं पे आप देखिए इस झील के किनारे इन्होंने अपनी कुल देवी शाकंभरी देवी का मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, ये शाकंभरी देवी का मंदिर का निर्माण है। यहाँ चौहानों को जरूर जाना चाहिए, एक बार दर्शन जरूर लेने चाहिए माता के, ताकि आगे उनका भला हो सके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि वासुदेव चौहान के अंदर आगे की बातें और क्या क्या निकल के आती है चौहान वंश के अंदर। चलिए, वासुदेव चौहान ने इस झील के किनारे एक मंदिर बनाया जिसका नाम है महामंडलेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण दीपदान महोत्सव प्रारंभ, यह दीपदान महोत्सव यह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को होता है। आप ध्यान रखेंगे, देखो कार्तिक मास की अमावस्या को आती है आपके दीपावली, उसके जस्ट 15 दिन बाद तो ये दीपदान महोत्सव होता है आपके कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भाई यहाँ दीपदान महोत्सव कब होता है और महामंडलेश्वर मंदिर किसने बनाया, तो वो है आपके वासुदेव चौहान जी ने। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके चौहान शासक गुवक प्रथम के काल से हर्ष के शिव मंदिर का निर्माण हुआ, जो सिंहराज के काल में पूरा हुआ, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, सिंहराज के काल में जाके पूरा हुआ। मंदिर का निर्माण किसने शुरू कराया, गुवक प्रथम ने। तो गुवक प्रथम का नाम ध्यान रखेंगे। हर्ष का मंदिर किसने बनवाया, गुवक प्रथम ने, लेकिन पूर्ण किसने कराया, सिंहराज ने। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए। और हर्ष का शिव मंदिर चौहानों का कुल देवता है, ये सीकर के अंदर है, बड़ा ही अच्छा मंदिर है। इसे श्री हर्ष, भगवान शिव को यहाँ श्री हर्ष की प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शाकंभरी के चौहान में चौहान शासक के दुर्लभ राज प्रथम के काल से अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। अब ध्यान रखेंगे, लगभग 6ठी-7वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण शुरू हो गए थे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और इस वंश के प्रारंभिक शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में राज करते थे। देखिए, चौहान शुरू में खुद राजा हुआ नहीं करते थे। ये जो आपके कन्नौज के चौहान थे, ये प्रतिहार चौहान थे, जो गुर्जर थे, इनके सामंत के रूप में काम करते थे, इसलिए इनकी उपाधि महाराजा होती थी। फिर इन्होंने महाराजाधिराज लगाया अपने आगे, और फिर आगे जाते जाते इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और ये अलग हो गए, इन गुर्जर से अलग हो गए, और चौहान खुद न अपना राज्य बसाया। तो आगे देखेंगे किसने क्या राज्य बनाया और कैसे ये अलग हुए और कैसे ये ऊपर उठे, और इन्होंने अपना विकास किया और पूरे भारत पे लगभग इन्होंने साम्राज्य अपना स्थापित किया। चलिए अब देखते हैं, वासुदेव चौहान के बाद इसकी अगली कड़ी में कुछ और शासक आ जाते हैं। हम यहाँ महत्वपूर्ण शासक ले रहे हैं, तो उसमें है एक जो जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया था, वो है विग्रहराज द्वितीय। इन्होंने भरूच, गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को युद्ध में हराया था, और युद्ध में हराने के साथ इन्होंने एक मंदिर बनाया था, आशापुरा देवी का मंदिर, है ना, जो आपके भरूच या कच्छ के अंदर बताया जाता है। ये मंदिर है, बड़ा ही अच्छा मंदिर है ना। अगर आपको मौका मिले तो गुजरात जाए तो जरूर देखें इस मंदिर को। इसके अलावा इन्हें मतंगा शासक कहा गया, इसका उल्लेख हर्षनाथ शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखेंगे आप विग्रहराज द्वितीय का। नेक्स्ट हम देखते हैं, चौहान वंश के अंदर आपके आगे आ जाते हैं पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री हटड़। हटड़ पृथ्वीराज चौहान के मंत्री हैं, जिन्होंने सीकर में जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया है ना। तो जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वीराज प्रथम के मंत्री है हटड़, है ना, सीकर के अंदर ये मंदिर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब शाकंभरी चौहान के जो हमने वासुदेव चौहान के जो पॉइंट पढ़े थे हमने मेन कि क्या क्या पॉइंट डिस्कस किए थे, तो मैं उनको एक बार वापस रिवाइज मार देता हूँ। हमने उनको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ लिया, ताकि आप उनको एक बार वापस देख ले। चौहान वंश के संस्थापक थे ये। इसके अलावा 1.25 लाख गांवों का समूह जो सपाटलक्स था, उस वंश की नींव डाली, ऐ छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया, सांबर झील को इन्होंने संरक्षण दिया, और इस झील के किनारे कुल देवी शाकंभरी देवी के मंदिर का निर्माण किया, और महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किया, और दीपदान महोत्सव प्रारंभ होता है वहाँ, और कार्तिक मास की पूर्णिमा को वो किया जाता है। इसके अलावा चौहान शासक गोवक प्रथम के काल में हर्ष मंदिर का निर्माण जो सिंहराज ने पूरा करवाया। इसके अलावा आपके हर्ष के मंदिर चौहानों का कुल देवता माना जाता है इनको, और चौहान शासक दुर्लभ राज प्रथम के काल से अजमेर पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि मुस्लिम आक्रमण अजमेर पर कब से प्रारंभ हो गए थे,
और चौहान वंश गुर्जर प्रतिहारों के सामंतों के रूप में शुरू शुरू में काम में करते थे, लेकिन धीरे धीरे चौहानों ने अपनी विकसित करी शक्ति और ये इससे ऊपर उठ गए, है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे चौहानों के अगले शासक। चौहानों का अगला शासक है आपके शाकंभरी के चौहानों में अजयराज। अजयराज चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इनके बारे में हमें, क्योंकि इनके वक्त तक आते आते ये सामंती व्यवस्था से ऊपर उठ गए थे और लगभग इन्होंने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। 1113 से 1133 ईस्वी पृथ्वीराज प्रथम के उत्तराधिकारी रहे हैं ये, और अजमेर के चौहानों के संस्थापक है। देखिए वासुदेव चौहान है वो चौहानों के संस्थापक है, और अजयराज है आपके अजमेर के चौहानों के संस्थापक है। तो ये दो बातों में फर्क है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना करी थी 1113 ईस्वी के अंदर, और इन्होंने अजमेर दुर्ग का भी निर्माण किया। ये देखिए बड़ा ही खूबसूरत नजारा है अजमेर दुर्ग का, और ये देखिए अजमेर शहर आपके। चलिए नेक्स्ट है आपके चौहान वंश, अजमेर का इतिहास। अजमेर के इतिहास में जो आपके जो तारागढ़ है, इसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल देख लेते हैं कि तारागढ़ को और किस किस नामों से बोला जाता है। तो तारागढ़ को बोलते हैं गढ़ बीठली। इस पहाड़ी का नाम है बीठली, और जिस पर ये गढ़ है आपके, इसका नाम है तारागढ़, है ना। इसको गढ़ बीठली भी बोला जाता है, बीठली पहाड़ी है। और इसे राजपूताने की कुंजी भी बोला जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर बोला जाता है, अरावली का अरमान बोला जाता है इस तारागढ़ किले को। इसके इतने सारे नाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसके अलावा इसको पूर्व का जिब्राल्टर बोलते हैं। जिब्राल्टर क्या है, ये बार बार वर्ड आ रहा है। तो जिब्राल्टर एक जल संधि है आपके यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में, जो दोनों महाद्वीपों को अलग भी करती है और जोड़ती भी है ना। तो इसलिए इसको जिब्राल्टर बोला जाता है, क्योंकि ये भी पूरे राजस्थान को जोड़ता है यहाँ तारागढ़ किला, इसलिए इसे दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर बोला जाता है। ये बात किसने कही, तो विलियम बेंटिंक ने कही। आप ध्यान रखेंगे इस विलियम बेंटिंक व्यक्ति का नाम, कि दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कौन सा किला है, तो वो राजपूताने की कुंजी या तारागढ़ है, और ये बात विलियम बेंटिंक ने बोली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब शाकंभरी के चौहान अजयराज चौहान के बारे में, है ना। इनकी पटरानी का नाम था सोमल देवी, और सोमल देवी के नाम से चांदी के सिक्के चलाए गए, जिसे नाणक कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि नाणक कैसे कहते हैं, तो सोमल देवी के नाम से जो चांदी के सिक्के चले थे उन्हें नाणक कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। साथ में ये शिव भक्त भी थी सोमल देवी, तो ये भी एक छोटी बात है, एक बड़ी बात है शिव भक्त होना भी, तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। और ये देखिए आपके चौहानों के सिक्के, और इसके अलावा ये बिजोलिया शिलालेख में ये बातें आपको मिल जाती है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं चौहान वंश में अजयराज के बारे में और क्या बातें हैं। तो शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह का जन्म इस तारागढ़ जिले में हुआ था। अब तारागढ़, इन्होंने तारागढ़ बनाया था अजयराज ने। तो अब तारागढ़ के बारे में और जो बातें इससे जुड़ी हुई तो उसको और खोल लेते हैं अपन। तो इस दारा शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह का जन्म इस तारागढ़ में हुआ था। ये देखिए एक जन्म का फोटो है। और इसके अलावा मीरान शाह किंग्सवार, यह अर्णोराज का मुस्लिम गवर्नर था। अर्णोराज आगे आएगा, इनको पढ़ेंगे हम। तो इनका जो मुस्लिम गवर्नर था, इससे घोड़े पालने का बड़ा शौक था। तो तारागढ़ दुर्ग के अंदर मीरान शाह की दरगाह है, इसकी अर्णोराज के मुस्लिम गवर्नर की, और जिस पर एक घोड़े की मजार बनी हुई है, जिस पर चने चढ़ाने से बताते हैं कि मन्नत पूरी हो जाती है ना। तो ये यहाँ पे ये दरगाह इनकी बनी हुई है, मीरान शाह किंग्सवार की। आप ध्यान रखेंगे तारागढ़ किले के अंदर किसकी दरगाह, तो वो मीरान शाह किंग्सवार की है ना। और इनके घोड़े की मजार भी बनी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं चौहान वंश में अजयराज चौहान के पृथ्वीराज प्रथम का उत्तराधिकारी, ये हमें पता ही है। और रूठी रानी का महल है तारागढ़ में। बताते हैं कि यहाँ पे रूठी रानी का महल है, रानी रूठ गई थी और काफी सालों तक यहाँ पे रही थी। आपके मारवाड़ के ब्राव मालदेव राठौड़ की पत्नी थी उमादे। ज्यादातर इस कहानी का बताया जाता है कि राव मालदेव राठौड़ क्या कि पर स्त्री के गमन में चले गए थे और वो आए नहीं एक रात, और उसी रात से रानी उमादे यहाँ आ गई थी अजमेर किले के अंदर, और वर्ष पर्यंत वो यहीं रही थी, और वो उनसे रूठ के रही थी, और बाद में चली गई थी, और वो सती हो गई थी उनके साथ में। तो ये रूठी रानी की कुछ कहानी हमें अलग जगह मिलती है। और इसके अलावा हम देखते हैं क्या क्या है
इस किले के बारे में। चलिए, इसके मेन पॉइंट है, हम इसको वापस दोबारा देख लेते हैं। आपके अजमेर के चौहानों का संस्थापक है आपके अजयराज। अजमेर नगर की स्थापना व अजमेर दुर्ग का निर्माण किया 1113 ईस्वी में। और पटरानी सोमल देवी है इनकी। चांदी के सिक्के चलाए जिसे नाणक कहते हैं। और बिचौलिया शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। और साथ ही ये शिव भक्त महिला भी थी। और शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जन्म इस तारागढ़ में होता है। और मिरान शाह की दरगाह है आपकी इस तारागढ़ किले के अंदर। और दुर्ग के अंदर मिरान शाह की दरगाह तथा उनके घोड़े की मजार बनी हुई है। और रूठी रानी का महल आपके तारागढ़ में बना हुआ है। पूछ लिया जाता है कि रूठी रानी का महल कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है तारागढ़ के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगले शासक के बारे में। हम अगले शासक है शाकंभरी के चौहान में अन्नाजी या अर्णोराज 1133 से 1150 ईस्वी। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किया। ये देखते हैं, बड़ा ही खूबसूरत है वराह मंदिर। हमें अगर पुष्कर जाए तो इसे देखने का मौका हमें चूकना नहीं चाहिए, है ना। अन्ना जी की समय की कृति है तो हमें काफी कुछ मालूम पड़ेगा उस समय की स्थापत्य कला के बारे में। चलिए नेक्स्ट है शाकंभरी के चौहानों में अन्ना जी के समय तुर्की आक्रमण काफी हो गए थे। बहुत ज्यादा तुर्की आक्रमण होने लग गए थे। तुर्क आक्रमणकारी से काफी परेशान रहते थे अन्ना जी। तो इस परेशानी को भी आगे सॉल्व कैसे होती है उसको भी अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके चौहान वंश में अन्ना जी ने और क्या क्या काम किए। इन्होंने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण किया। तो आप देखते हैं कि ये अजमेर शहर की खूबसूरती में चार चांद लगाता है आपके ये आना सागर झील। और जिसके चारों इसके किनारों पे अजमेर शहर बसा हुआ है ये आपके अरावली पहाड़ी की तलहटी में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपके अन्नाजी अर्णोराज ने। अब इस झील की बात आ जाती है, जो झील बनवाई थी अन्नाजी ने आना सागर झील। इस झील के किनारे जहांगीर जो मुगल काल के व्यक्ति थे, शासक थे, इन्होंने एक बाग बनवाया जिसका नाम है शाही बाग। इससे दौलत बाग भी बोला जाता था और वर्तमान में इसका नाम है सुभाष उद्यान। तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए ये बाग है, बड़ा ही सुंदर दृश्य है इस बाग का। अजमेर के लोग शाम को घूमने के लिए सुबह और वगैरह यहाँ पे जाते रहते हैं। चलिए और क्या बातें हैं इस झील और इन बाग के बारे में आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। तो अगली स्लाइड में ये है आपके सामने कि जहांगीर की बेगम नूरजहां ने दौलत बाग से गुलाब तोड़े और उससे इत्र या सेंट बनाया। खुशबू आती है ना इससे अच्छी अच्छी, हम लगा के जाते हैं। तो वो इत्र या सेंट का इजाद किया था आपके नूरजहां ने। इस बेगम का ध्यान आप इस बेगम का नाम आप ध्यान रखेंगे। जहांगीर को पुष्कर क्षेत्र में गुलाब की खेती का शौक उन्हें आगरा से यहाँ लेके आया था। देखिए पुष्कर जो क्षेत्र है आपकी गुलाब की खेती में काफी फेमस है। तो आप इस ये बात जहांगीर से जुड़ी है। तो जहांगीर क्या खींच चला है और वो वहाँ हर रोज वहाँ काफी दिन बिताया करते थे उन खेतों के आसपास में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहांगीर ने एक झरना बनवाया जिसका नाम चश्माए नूर है। क्योंकि यहाँ जहांगीर की बात चली गई है तो उन्होंने और यहाँ पे क्या काम किया है उसका अपन यहाँ पे डिटेल एक ले लेते हैं। चश्माए नूर ये देख सकते हैं, चश्माए नूर की तस्वीरें हैं। ये अजमेर के अंदर ही है ना। तो ये भी कभी आप मौका मिले तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चश्माए नूर का नाम आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अब जहांगीर के समय में एक बड़ी घटना हुई जिसने भारत की स्थिति को पूरा उथल पुथल कर दिया था। भारत की शासन व्यवस्था को हिला दिया था। सर जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो 10 जनवरी 1616 को सम्राट जहांगीर से मिला था और वो उनके दरबार में पहुंचा था हाजिरी लगाने की। हम यहाँ पे ये करना चाहते हैं, हम यहाँ पे व्यापार करना चाहते हैं आपके यहाँ पे। चलिए लेकिन जहांगीर ने क्या करा था, अनुमति दे दी थी। और इसी वजह से यहाँ पे जो अंग्रेज थे इन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और 200 साल तक उन्होंने राज किया था। वो एक अलग बात है, इसको डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट आगे और क्या बात है इसके बारे में। तो जहांगीर के पुत्र ने शाहजहां ने 5 बारादरी बिठाई बनाई थी दौलत बाग के चारों तरफ। दौलत बाग का मतलब है कि वो जो आज का सुभाष उद्यान है
वहां पे जहाँ लोग बैठते हैं इसको बारादरी बोला जाता है। ये शाहजहां ने बनाई थी, ये बैठने के हिसाब से है जस्ट। चलिए, और इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मैं इसको वापस इसको रिपीट कर देता हूँ। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण अन्ना जी ने करवाया। आना सागर झील का निर्माण करवाया, ये तुर्की आक्रमणकारी से परेशान थे। और जहांगीर ने झील के किनारे एक बाग बनवाया, जैसे शाही बाग या दौलत बाग, या वर्तमान में उसको सुभाष उद्यान भी बोला जाता है। और जहांगीर ने यहाँ झरना बनवाया जिसका नाम चश्मा नूर है। जहांगीर पुत्र शाहजहां ने 5 बारादरी दौलत बाग के किनारे बनवाई। और अर्णोराज के पुत्र जगदेव ने पिता की हत्या की और चौहानों का पितृहंता कहलाया। तो ध्यान रखेंगे, चौहानों का पितृहंता कौन है, तो वो है जगदेव। जगदेव ने अर्णोराज की सत्ता प्राप्त करने के लिए हत्या कर दी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शाकंभरी के चौहानों में एक और प्रतापी शासक है जिनका नाम है विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ये क्या बताते हैं। 1153 से 1164 ईस्वी। देखो कहीं कहीं जगह ये डेटे आपको अलग मिलेगी, लेकिन हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनकी मेन बातें जान ले। चौहानों की शक्ति का विस्तार इनके समय काफी हुआ था। जो आपके अन्नाजी तुर्क आक्रमणकारियों से परेशान थे, इन्होंने उनकी प्रॉब्लम को यहाँ सोल्व कर दिया। तुर्क आक्रमणकारियों को यहाँ से मार भगाया, उनको यहाँ से हटा दिया, परास्त कर दिया उनको। चौहानों का गोल्डन पीरियड बोला जाता है विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया, और ये देखिए ये यहाँ से अजमेर है, और ये दिल्ली और हांसी और लगभग पूरे इंडिया पर इतना इन्होंने कब्जा जमा रखा था। चलिए, ये चौहानों के काफी प्रतापी राजा थे और तुर्क आक्रमणकारियों को इन्होंने परास्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं इनके बारे में क्या बातें हैं। अच्छा, इनको कवि बांधव या कटी बांधव की उपाधि भी प्राप्त है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जो नाटक, गीत और कविता लिखते थे। ये ऐसे बड़े अच्छे राजा थे, तो इनके नाटक, गीत और कविता काफी फेमस है। जैसे कोई एक दो में सुना दो कि मेरे गीतों को उसने अपने ही लहज़ों में गा लिया होगा, गीतों को उसने अपने ही लहज़ों में गा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा, मेरी तरह उसने भी दर्द को छुपा लिया होगा, क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा जब उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया होगा। चलिए, और इसके अलावा कुछ और भी शायरी हैं जो ये इस तरह की लिखते थे। हालांकि ये ऐसे नहीं लिखते थे, लेकिन जस्ट कविता शायरी का माहौल बन गया तो मैं एक आधी और आपको बता देता हूँ। क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, मेरी रूह तक कांप जाती है, मेरी रूह तक कांप जाती है, तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो, तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो। चलिए अब एक नाटक की बात कर लेते हैं। एक नाटक है हरियो केली। हरि केली में भगवान शिव का किराट अवतार है। किराट अवतार मीन्स वो इस अवतार में एक शिकारी बने हैं। चलिए, तो इसमें होता क्या है कि भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा था कि तुम भगवान शिव की तुम्हें आराधना करनी है और तुम्हें उनसे अस्त्र प्राप्त करने, दिव्यास्त्र। तो यही हुआ था। ये देखिए आपके सामने अर्जुन क्या कर रहे थे, भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। इसी बीच क्या हुआ था, आपके भगवान भगवान शिव है, इन्होंने क्या करा, रात में आए और इन्होंने एक हिरण भेजा। हिरण भेजा तो देखिए भगवान शिव भी एक श्रेष्ठ धनुर्धर है, और आपके ये अर्जुन भी एक बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। तो दोनों ने हिरण को देखते ही एक साथ बाण चलाया। अब एक साथ बाण चलाया तो हिरण आपके घायल हो गया, हिरण की वहीं आपकी मौके पे मौत हो गई। अब दोनों में बहस शुरू हो गई कि हिरण का शिकार मैंने किया, हिरण का शिकार मैंने किया। भगवान शिव भी कह रहे थे जो किराट के अवतार में थे, और आपके ये भी कह रहे थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि इस बात का फैसला हम ऐसे कर लेते हैं कि हम युद्ध कर लेते हैं, कि जो जीतेगा हिरण उसका हो जाएगा। तो जैसे ही अर्जुन ने अपना बाण निकालना चाहा, उससे पहले ही भगवान शिव ने बाणों से उसके हाथ बीन दिए।
अब अर्जुन को समझ में नहीं आया कि ऐसा कौन कर सकता है, केवल एक शिकारी बहलिया तो ऐसा नहीं कर सकता है, एक किराट के अवतार में रूप में है जो। फिर उन्होंने कहा, हे पुरुष, आप कौन हैं, आप मुझे बताएं, क्योंकि केवल 3 ही व्यक्ति है जो मुझे हरा सकते हैं इस संसार में। तो पहले तो हैं वो गुरु द्रोणाचार्य, दूसरे हैं भीष्म पितामह, तीसरे हैं भगवान शिव। तो गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तो आप हैं नहीं, तो आप भगवान शिव ही है। तो और फिर भगवान शिव क्या हुए, इनसे प्रसन्न हुए अर्जुन से, और उन्होंने उनको दिव्यास्त्र प्रदान कर दिया, और गौरी जी के साथ में थे और वो अपने रूप में आ गए थे। और ये देखिए दिव्यास्त्र देते हुए, बड़ा ही एकदम सुंदर दृश्य है हरियो के लिए नाटक के बीच का। चलिए, अब हरियो के लिए नाटक के जो श्लोक है, ठीक है, इसके श्लोकों के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आके आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ लिखे गए हैं। देखिए, विग्रहराज विग्रहराज ने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, सरस्वती संस्कृत पाठशाला। हरिकेली नाटक, जो उसके श्लोक थे उसका आधा भाग संस्कृत सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय। अगर कभी इसका नाम पूछ ले तो पूरा नाम इसका ये है, जो सरस्वती कंठावरण विद्यालय। इस पर इसका आधा भाग लिखा गया है इसके ऊपर। और आधा भाग ब्रिस्टल लंदन में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा कानून को हटाया था, उनकी समाधि पर आधे श्लोक लिखे गए हैं। तो हरिकेली नाटक के बारे में ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं कि भाई इसके आधे श्लोक कहाँ लिखे गए। तो आधे श्लोक तो सरस्वती कंठावरण संस्कृत विद्यालय जो अजमेर में है ना। बाद में इसको जो इसको तोड़ के बनाया गया उसकी बात अगली बात है, उससे पहले की बातें हैं ये, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और ये राजा राम मोहन की समाधि जो ब्रिस्टल लंदन के अंदर है, तो आधे श्लोक उस पे लिखे गए हरिओ के लिए नाटक के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत विद्यालय को तोड़ के एक मस्जिद बना दी। और ध्यान रखेंगे ये राजस्थान की प्रथम मस्जिद या मदरसा है। आप ध्यान रखेंगे ये प्रथम मस्जिद है या मदरसा है ना। इस बात का बड़ा ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे लगता है पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। ये देखिए ऐसे उर्स लगता है 2.5 दिन का। आप अपने मन से ये एक भ्रांति निकाल दे कि ये 2.5 दिन में बना था या ऐसा कुछ हुआ था, तो ये कोई 2.5 दिन में नहीं बना था। केवल यहाँ एक पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है 2.5 दिन का, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ना कि ये 2.5 दिन में बना था। ये संस्कृत विद्यालय था जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ा था। ये गोरी का सेना नायकों में से था जो यहाँ आया था और उसने ये काम किया था। चलिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के तराइन के युद्ध में हारने के बाद में ये सारी चीजें हुई और ये चीजें चेंज हुई, क्योंकि जब भी कोई राजा जीतता था तो वो अपने निशानी के रूप में अपनी चीजें वहां पे बनवाता था, ताकि इतिहास में उसकी चीजें वहां पे रहे। नेक्स्ट देखते हैं, आप इसके बारे में बातें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है शाकंभरी के चौहान, विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव के बारे में और क्या है। तो आपके जो बीसल देव रासो है, इसमें उड़ीसा विजय का वर्णन है कि उन्होंने उड़ीसा को कैसे जीता था। इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई है बीसलदेव रासो के अंदर। और राजा भोज की पुत्री संग इनके प्रेम का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, तो ये बीसलदेव रासो का आप ध्यान रखेंगे इस ग्रंथ का कि किसके किसके साथ राजा भोज की पुत्री संग के प्रेम का वर्णन है और उड़ीसा वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ललित विग्रहराज, इंद्रपुर की राजकुमारी और बीसल देवी के बीच प्रेम संबंध का वर्णन इसमें बताया जाता है। तो ललित विग्रहराज का आप नाम ध्यान रखेंगे, है ना। ललित विग्रहराज लिखा है आपके सोमदेव ने, है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये किसने लिखा था। और ललित विग्रहराज के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इनके 2 प्रेम संबंध है। जो पहला तो है आपके बीसल देव रासो में, है ना। जो बीसल देव रासो आपके लिखा है नरपति नले ने, और दूसरा है आपके ये इंद्रपुर की राजकुमारी के बीच और बीसल देव के बीच प्रेम संबंध है, वो आपके ललित विग्रहराज के अंदर है। चलिए नेक्स्ट है, अब बात कर लेते हैं बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ की। इन्होंने बनास नदी पर बीसलपुर गांव में टोंक के अंदर एक बांध का निर्माण किया, और वहीं पे इनका मंदिर है। ये आप देख लीजिए, ये मंदिर है उस नदी के किनारे, है ना, बनास नदी के किनारे। तो आप देखेंगे कि भाई बीसल देव का मंदिर कहाँ है, तो वो है बनास नदी पर। आप ध्यान रखेंगे बीसलपुर गांव टोंक के अंदर।
है ना। और इन्होंने इस बांध का निर्माण करा जो वर्तमान में जयपुर, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पानी की सप्लाई करता है। इसकी काफी क्षमता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेते हैं इनके पॉइंटों का कि विग्रह राज के काल में क्या क्या चीजें हुई थी। चलिए, तो इनके काल में ये चीजें हुई थी। चौहानों की शक्ति का विस्तार हुआ था एक तो, और चौहानों का स्वर्णिम काल बोलते हैं, गोल्डन इरा ऑफ चौहान्स। दिल्ली और हासिल पर कब्जा किया था, तुर्क आक्रमणकारियों को परास्त किया था, कटी बांधव या कवि बांधव की उपाधि, क्योंकि ये कविताएं, रचनाएं, नाटक लिखते थे, गीत लिखते थे। हरिकेली संस्कृत नाटक की रचना की थी इन्होंने। विग्रहराज ने संस्कृत पाठशाला बनवाई। हरिकेली नाटक के श्लोक लिखे गए इस पे आधे, और आधे आपके ब्रिस्टल लंदन में लिखे गए राजा राम मोहन राय की समाधि पर, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ दिया था संस्कृत पाठशाला को, और इसे एक मस्जिद का रूप दे दिया था, जो राजस्थान की प्रथम मस्जिद या मदरसा भी कहलाई। और यहाँ पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। और बीसल देव रासो या उड़ीसा, बीसल देव रासो में उड़ीसा विजय वर्णन और राजा भोज की पुत्री संग प्रेम का वर्णन है। और ललित विग्रह राज के अंदर इंद्रपुर की राजकुमारी और बीसल देव के बीच प्रेम संबंध का वर्णन बताया जाता है। और बनास नदी पर इन्होंने बीसलपुर गांव के अंदर बीसलपुर बांध का निर्माण किया था। ये बातें आप ध्यान रखेंगे बीसलपुर, बीसल देव के बारे में। ये आपके चौहानों के हिस्ट्री से रिलेटेड पड़ रहा है, तो ये हिस्ट्री की बातें हैं। आगे हम इसकी ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स और भी पढ़ेंगे अपन। चलिए देखते हैं चौहानों के अगले शासक, है ना। चलिए एक और बातें हैं इसके बारे में देख लीजिए। तो बीसल देव के बाद अपर गांगे और पृथ्वीराज द्वितीय शासक बनते हैं, और 1166 ईस्वी में पृथ्वीराज की निसंतान मृत्यु हो जाती है। उसके उपरांत अर्णोराज के पुत्र दूसरे थे सोमेश्वर चौहान। ये गुजरात रहते थे, इनका लालन पोषण वही हुआ था, और इनको शासक बनाया जाता है। और सोमेश्वर ने 1177 ईस्वी तक शासन किया था, और ये माननीय पृथ्वीराज चौहान उनके पिताश्री थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पृथ्वीराज चौहान, भारत के सबसे सम्राट, भारत के सबसे काबिल और कह सकते हैं प्रतापी, शौर्यवीर। इनकी गाथाएं जितनी गाए उतनी कम है। पृथ्वीराज चौहान, इनके बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के महत्वपूर्ण शासक, भारत के महत्वपूर्ण शासक, जिनका नाम है राय पिथौरा। दल पुंगल की उपाधि भी जिन्हें प्राप्त है। 1177 से 1192 ईस्वी तक किया था इन्होंने राज। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से ये जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी अहिल्या पाटन गुजरात में हुआ था, और 11 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाल लिया था, क्योंकि इनके पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी। और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी और पिता का नाम सोमेश्वर जी। सोमेश्वर की मृत्यु कैसे हुई आगे आपको, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें आपको बता रहे हैं। चलिए उससे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री कदमबास या केमास, और माता कर्पूरी देवी ने इनके साथ में शासन संभाला और इनकी हेल्प करी थी उस समय। और इनके सेनापति थे खांडे राव, कहीं कहीं गोविंद राव भी नाम मिलता है, और खांडे राव आप नाम ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ बातें हैं। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा लिखित है। वे पृथ्वीराज रासों से पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में निपुण थे, बड़े ही अच्छे धनुर्धर थे ये, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे इनकी धनुर्विद्या का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो हमीर महाकाव्य के अंदर, जो नयन चंद्र सूर्य ने लिखा और पृथ्वीराज रासों ने। ये चौहान वंश के अंतिम और भारत के आखिरी हिंदू सम्राट थे। इनके बाद में भारत का कोई ऐसा हिंदू सम्राट नहीं हुआ था जिन्होंने हिंदुस्तान पर शासन किया हो। हाँ, महाराणा प्रताप जी की बहुत अच्छी कोशिश रही थी, वो भी वीर प्रतापी शासक थे। अगर ये दोनों एक ही समय में होते तो भारत की स्थिति कुछ आज और ही होती, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऐसा हुआ कि 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी में आपके महाराणा प्रताप थे, और 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान थे, तो समय बड़ा ही अलग हो गया था। और ये बातें रही है। इसके अलावा हम देखते हैं
शाकंभरी के चौहान में पृथ्वीराज चौहान के बारे में क्या महत्व होते हैं। 1182 ईस्वी में भरतपुर, अलवर और मथुरा क्षेत्र में भंडाणकों का इन्होंने दमन किया था। अब भंडाणक क्या, ये ऐसी जाति थी कि अपन देखते हैं गांव में बाड़े वाड़े खेत वेत होते थे, तो अगर अपने ध्यान नहीं दो थोड़े दिन तो क्या होता है, थोड़े थोड़े आगे खिसकते जाते हैं, अंदर से उसको तोड़ते जाते हैं बाढ़ को और आगे खिसकते जाते हैं। तो ऐसे ये थे, तो ये क्या करते थे, यूपी से एमपी, उधर से हरियाणा से बढ़ते बढ़ते राजस्थान के अलवर तक यहाँ तक आ पहुंचे। तो बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची और इन्होंने सेना लेके गए, इनका दमन कर दिया, इनको यहाँ से भगा दिया 1182 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट है आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा या दलपुंगल ने 1182 ईस्वी में नारायणा यूपी में तुमूल का युद्ध लड़ा। तुमूल का युद्ध काफी फेमस है, किस किस के बीच हुआ तो आप ध्यान रखेंगे। परमर्दी देव चौहान ने परमर्दी देव चौहान चंदेल को इन्होंने परास्त कर दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, और महोबा पर इन्होंने अधिकार कर लिया था जो इनकी राजधानी थी, है ना। और इसके अलावा इस युद्ध के इतिहास में दो वीर आला और उदल बड़ी ही उससे लड़े थे, बड़ी ही ताकत से लड़े थे और बड़े शौर्य से लड़े थे, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत हो गई थी कि उसमें से आपके उदल मारा गया था। तो उदल मारा गया था, तो उसमें कोई राजपूत एक दोहा है, तो उसके उदल जी के बारे में है, तो आप सुन लीजिए कि 12 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष कुकर मीन्स कुत्ता जिए, 13 वर्ष जिए सियाल, 13 वर्ष जिए सियाल, वर्ष 18 जिए क्षत्रिय, वर्ष 18 जिए क्षत्रिय, बाकी जीवन धिक्कार। मतलब राजपूत जो योद्धा की तरह जीवन जीता है और 18 वर्ष की आयु में देखो उसकी मृत्यु हो जाती। आला उदल दोनों इतने ही मतलब काबिल व्यक्ति थे उस समय, और ये परमर्दी देव चंदेल के थे। ऐसे जोड़े हैं गोरा बादल, है ना, आला उदल, तो आप ऐसे नाम ध्यान रखेंगे। तो ये आला उदल परमर्दी देव चंदेल के साथ में थे, लेकिन उदल की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। तो तुमुल का युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और परमर्दी देव चंदेल के बीच में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय या राय पिथौरा दल पुंगल, इन्होंने गुजरात के शासक को 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में परास्त किया था। देखिए यहाँ पे दो कहानियां हैं। पहली कहानी तो यह है कि पृथ्वीराज चौहान के जो चाचा है कानड़ ने, उन्होंने सारंग देव जो भीमदेव के चाचा है उनके 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया था। इस वजह से भीमदेव ने नागौर किले पर आक्रमण कर दिया और पृथ्वीराज के पिताजी सोमेश्वर जी की हत्या कर दी, और उसके तुरंत बाद पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया और भीमदेव को पराजित किया और वहां मार दिया था। दूसरी एक कहानी है जिसमें यह है कि एक इंचनी राजकुमारी है आबू की, जिसे भीमदेव भी विवाह करना चाहते थे और आपके पृथ्वीराज चौहान भी विवाह करना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या कि इनके बीच में संघर्ष हुआ और पृथ्वीराज चौहान या इनको वहां से इस रानी को लेके चले गए, इनको हरा दिया था भीमदेव को। तो भीमदेव इनका शत्रु बन गया था वहां से उसी समय से। एक तो ये कहानी है, और एक यहाँ पे एक और कहानी बताई जाती है कि वो जो इंचनी राजकुमारी थी उसके पिता ने क्या करा, दोनों में समझौता हो गया कि भाई कि हम चलो इससे कोई शादी नहीं करेगा, और बाद में इंचनी राजकुमारी को उसके पिताजी ने जहर दे दिया था। कहीं कहीं ये बातें भी आपको मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो थी भीमदेव के बारे में जो इसके शत्रु हो गए थे। अब पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के शासक जयचंद के बारे में, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कहानी में ट्विस्ट लाएगा, मजा आ जाएगा आपको। कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद और चौहान के बीच शत्रुता हो गई। ये शत्रुता कैसे हुई, क्योंकि जयचंद के पिताजी जो पहले दिल्ली पर इनका आधिपत्य था, तो चौहान के जो चाचा थे उन्होंने उनको उस समय हटा दिया था। अजय राजे चौहान के टाइम में नानू राजे, तो इन्होंने मतलब दिल्ली तक ही बढ़ गए थे, तो इस समय इनके पिताजी को हराया था, जयचंद के पिताजी को। तो उसी समय से इनकी शत्रुता तो पहले से थी। फिर पृथ्वीराज चौहान भी महत्वाकांक्षी थे, आगे बढ़ने वाले थे, अपने क्षेत्र को बढ़ाने वाले, और इधर जयचंद भी यही महत्वाकांक्षी था कि अपने क्षेत्र को कैसे मैं आगे बढ़ाऊं, दिल्ली पर कैसे मैं कब्जा करूं, आगे से आगे कैसे बढ़ूं। तो इनके बीच में संघर्ष होना तय था और इनके बीच में युद्ध होने तय थे। इसी बीच क्या हुआ था, इनकी पुत्री संयोगिता दिल्ली जाती है एक बार और अपने राजा पृथ्वीराज चौहान
वहां इनके प्रेम में पड़ जाते हैं। यहीं से भारत की दुर्दशा, भारत की बुरी खबर, जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, यहाँ से पलट जाता है संयोगिता और पृथ्वीराज के प्रेम के कारण। हुआ ये क्योंकि ये वहाँ बताते हैं कि ये वहाँ नानेरा है संयोगिता का, तो ये गई थी और दिल्ली भी गए थे पृथ्वीराज चौहान, तो इनके बीच में प्रेम संबंध बन गए। और जब परमर्दी देव को पता चला था, सॉरी, हाँ, तो फिर इनको जब पता चला था वापस जयचंद को, तो ये वापस लेके आ गया था संयोगिता को और कन्नौज लेके आ गया। अब हुआ ये कि इस चक्कर में क्या हुआ था, जयचंद ने क्या करा था, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए संयोगिता का स्वयंवर रखा, लेकिन उसमें इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया और बाहर उनका एक पुतला लगा दिया। लेकिन जो संयोगिता थी, उन्होंने जाके उस पुतले को माला पहरा दी पृथ्वीराज चौहान को। जब पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली, तो बलपूर्वक उन्होंने संयोगिता का हरण कर लिया। वहां उनके कुछ सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन वो संयोगिता को लेके आ गए थे। तो यहाँ एक शायरी हो जाती कि ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था, ये हादसा तो किसी दिन गुजरना ही था। मैं बच भी जाता, मैं बच भी जाता, लेकिन एक रोज मरने ही वाला था, लेकिन एक रोज मरने ही वाला था। मेरी नसीब, मेरा नसीब, मेरा नसीब मेरे हाथ, मेरा नसीब मेरे हाथ, कट गए वरना तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज थी। अब यहाँ पे संयोगिता का जो हरण हुआ, यहाँ से सारी कहानी की शुरुआत हो जाती है भारत की दुर्दशा की, भारत की जो यहाँ से हालत खराब होने वाली थी। कोई भी हिंदू सम्राट इसके बाद में नहीं था जो वहां टिक सका था। और देखिए, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे, ताकतवर, शौर्य, प्रतापी वीर थे, लेकिन चारों तरफ इधर भीमदेव से, परमर्दी देव चंदेल से और इधर जयचंद से, चारों तरफ से इन्होंने जो आसपास के थे लोगों सबसे दुश्मनी ले ली थी। तो इस चक्कर में क्या हुआ, बाहरी जो शक्तियां थी, ताकतें, जो विदेशी आक्रमण भारत पे होते थे, तो उन्हें और मजबूती मिल गई और पृथ्वीराज चौहान वहां पे उनकी शक्ति थोड़ी सी कमजोर पड़ गई, क्योंकि आसपास के कोई साथ नहीं दे रहे थे। सेना बड़ी थी, लेकिन हालांकि आसपास के भी काफी शक्ति से वो रहता है, हमें एक मनोबल मिलता था उनको, लेकिन वो नहीं मिला था उनको ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं पृथ्वीराज चौहान की ये बातें मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इनका जन्म 1167 अहिल पाटन, 11 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाला। इसके अलावा कर्पूरी देवी वे पिता सोमेश्वर जी, और इनके सेनापति थे आपके खांडे राव और प्रधानमंत्री केमास। हमीर महाकाव्य और पृथ्वीराज से पता चलता है कि पृथ्वीराज धनुर्विद्या में निपुण थे और ये अंतिम हिंदू सम्राट थे, आपके चौहान वंश के अंतिम शासक थे। इसके अलावा इन्होंने भंडारकों का दमन किया 1122 में, 82 में, 1182 में इन्होंने तुमुल का युद्ध लड़ा, जिसमें परमर्दिदेव चंदेल को परास्त किया और आला उदल में से उदल मारा गया है यहाँ पे। और 1124 और 80 में नागौर का युद्ध हुआ, जिसमें भीमदेव को इन्होंने पराजित किया। कन्नौज का गढ़वाल शासक जयचंद और चौहान के बीच शत्रुता प्रारंभ हो गई, जो मैंने आपको भी बताई ये कहानी। और पृथ्वीराज चौहान से संयुक्ता को प्रेम हो गया और संयुक्ता का संयम में रखा गया और चौहान का अपमान हुआ और चौहान संयुक्ता का हरण करके वहां से ले गया। चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान ने क्या करा था, दिल्ली पे आधिपत्य कर लिया था, इसका क्षेत्र बढ़ गया था। अब इन्होंने क्या करा था, दिल्ली पे यहाँ आधिपत्य कर लिया था, तो इधर गौरी का राज्य पड़ता था, मोहम्मद गौरी आक्रमणकारी का था, तुर्क। तो अब यहाँ संघर्ष होना तय था। तो फिर क्या हुआ, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसमें यह हुआ था कि इसके बीच में रिजल्ट निकल के आया तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध क्या हुआ था आपके इसमें, तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में हुआ था और गौरी ने गोविंद राय का दांत तोड़ा था, इसमें आप ध्यान रखेंगे। और मोहम्मद गौरी हार गया था, लेकिन वापस चला गया और उसने इस हार को ऐसे लिया कि मुझे हिंदुस्तान जीतना है और दोबारा तैयारी शुरू कर दी। और आगे हमारे इधर पृथ्वीराज चौहान साहब संयोगिता वाले उसमें अपनी गोरी के अंदर यहाँ पे मंत्रमुग्ध हो गए थे और राजपाट से उनका ध्यान थोड़ा सा हट गया था। और उधर मोहम्मद गौरी वापस तैयारी में जुट गया और अगले साल फिर उसने आक्रमण किया,
फिर आक्रमण क्या हुआ तो नतीजा क्या रहा आप देखिए। 1192 में तराइन का युद्ध था, उसकी एक शाम थी जब पृथ्वीराज और समर सिंह और गोविंदराज सब खा पी के पार्टी करके उस समय सो लिए थे। और सुबह सुबह तड़के गोरी 1 साल से तैयारी कर रहा था, उसको हिंदुस्तान को जीतना था और उसने सुबह सुबह 4 बजे आक्रमण कर दिया। तो इससे क्या हुआ, सेना काफी होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान हार गए और वहां से भागे। फिर उन्होंने उनको सिरसा में पकड़ लिया गया। ठीक है, उसके बाद की कहानी थोड़ी सी ऐसी है। पहले मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ कि ये भारत के इतिहास का निर्णायक युद्ध युद्ध था और एक परिवर्तनकारी युग था। यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई, नए भारत की शुरुआत हुई, ऐसा समझिए। और दुर्भाग्य से राजा चौहान की हार हुई थी। तो देखिए वो दूसरी गोरी में व्यस्त हो गए थे और इधर इस गोरी ने आक्रमण कर दिया था। ये एक मेन बात रही थी। चंद्रवरदई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर और सिराज के तबकाते नासिरी में इस युद्ध का बड़ा ही बखूबी वर्णन मिलता है, तराइन के दोनों युद्ध का। तो आप ध्यान रखेंगे कि भाई तराइन के युद्धों का वर्णन कहाँ कहाँ मिलता है, तो वो ये 3 जगह से मिलता है, आप इनके नाम ध्यान रखेंगे। और ये युद्ध भारत का अंतिम युद्ध था, निर्णायक युद्ध था जो भारत की स्थिति को यहाँ से बदल देता है और गौरी का यहाँ पे साम्राज्य स्थापित हो जाता है हिंदुस्तान पर। चलिए, यहाँ से एक पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग ये होता है कि भाई गौरी क्या करता है, इसको गजनी लेके चला जाता है पृथ्वीराज चौहान को। और वहां क्या होता है, उसको बंदी बना लिया जाता है और उसकी आंखें फोड़ दी जाती है पृथ्वीराज चौहान की। फिर यहाँ से आपके जो इनके कवि मित्र चंद्रवरदाई वो जाते हैं और वहाँ उन दरबार में पेश होते हैं। वो कहते हैं साहब इसको गौरी को कि हमारे पृथ्वीराज चौहान भले ही आपने इनकी आंखें फोड़ दी हो और आप इनको मारने वाले हो, लेकिन आप इनकी धनुर्विद्या ऐसी है कि ये शब्द वेदी बाण चला के आपका सीना चीर सकते हैं, है ना। तो उसने कहा कि मैं भी देखूं कैसी विद्या है इसकी। तो पृथ्वीराज चौहान से बात करते हैं चंद्रवरदई और कहते हैं कि मैं शब्द वेदी बाण के लिए आप तैयार रहना। फिर उन्होंने जो शब्द वेदी बाण, वो जो दोहा है इस संबंध में काफी इतिहास में फेमस है, तो एक बार हो जाए। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है तू मत चूके चौहान है मत चूके चौहान। तो चौहान पृथ्वीराज चौहान इस बात को समझ गए कि कितनी दूर सुल्तान बैठा है और अपने उंगली को कैसे उसको चलाना है। और जैसे उसने तीर चलाया और सीधे गले में जाके लग गया और गौरी की यहाँ पे हत्या हो गई। तो ये पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत ये मत है। और एक दूसरा मत ये है कि गौरी ने क्या करा, पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया था उसी समय और उसके पुत्र को रणथंभौर का राज्य दे दिया था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना और महाकाव्य है जिसको पुत्र जालन ने पूर्ण किया था। और बता दें कि पृथ्वीराज चौहान और गौरी दोनों एक थाल जर्मन एक ही थाल मरे थे। ये गौरी सोरी थोड़ी चंद्रवरदाई दोनों मित्र थे अच्छे और दोनों की हत्या वहीं हुई थी गजनी के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके आगे। कुछ कुछ लोग यहाँ बताते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान के हारने का कारण संयोगता तो था ही था, इसके अलावा उनका घोड़ा चेंज हो गया था। अब घोड़ा चेंज हो गया इससे क्या है, लेकिन घोड़े का नाम आप देख लीजिए, यहाँ घोड़ा चेंज होने की बात को हमें ध्यान नहीं देना। घोड़े का नाम है नाट्य रंभा, है ना, जो घोड़ा नहीं घोड़ी थी। तो आप ध्यान रखेंगे नाट्य रंभा, ये जो घोड़ा है पृथ्वीराज चौहान का इसका नाम है नाट्य रंभा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन कौन विद्वान हुआ करते थे, उनके नाम अगर पूछ ले तो हमें विद्यापति, जयानक, जनार्दन मित्र, कवि चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट और विश्वरूप, ये सारे दरबार में रहते थे पृथ्वीराज चौहान के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पृथ्वीराज दल पोंगल, इसकी वापस पॉइंट को रिव्यू कर लेते हैं। इन्होंने दिल्ली पर आधिपत्य कर लिया था और 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को परास्त कर दिया था और 1192 में भारतीय इतिहास का निर्णायक एवं युग परिवर्तनकारी युद्ध था जिसमें दुर्भाग्य से चौहान राजा की हार हुई थी, क्योंकि चौहान राजा अपनी गोरी में खो गए थे और दूसरा गोरी तैयारी करके आ गया था। और इन युद्धों का विस्तृत वर्णन चंद्रवरदन के पृथ्वीराज रासो, हिसाम निजामी के ताजुल मासिर और सिराज के तबाकाते नासिरी में मिलता है। और
पृथ्वीराज को नेत्रहीन पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण चलाकर मोहम्मद गोरी की हत्या की। जो दोहा मैंने आपको बताया एक बार फिर से हो जाता है। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। ये वो दोहा था जिससे गोरी की हत्या की गई और उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाया था, क्योंकि वो धनुर्धर तो थे ही थे पृथ्वीराज चौहान। पिंगल भाषा और हिंदी की पहली रचना का महाकाव्य था ये पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज के दरबार में विद्यापति, जयानक, जनार्दन मित्र, कवि चंद्रवरदाई, पृथ्वी भट्ट और विश्वरूप थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ एक और है कि गोरी के साथ में एक सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में अजमेर आए थे, जिनका जन्म 1143 ईस्वी में सिजिस्तान ईरान में हुआ। पूछ लिया जाता है इन सूफी संत का जन्म कहाँ हुआ था और ये किसके साथ आए, तो ये मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे और अजमेर में ये बस गए थे आके। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो ध्यान रखेंगे कि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने करी, तो वो है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और इसके अनुसार सभी धर्मों का स्रोत एक ही है, ये सर्व धर्म एक ही मानते थे और घोरी इनकी काफी इज्जत करता था। मृत्यु इनकी 1225 ईस्वी में हुई थी। सूफी संतों ने इन्हें तुर्का अल्लाह की उपाधि दी थी। तो ध्यान रखेंगे इनकी उपाधि का नाम, इनके जन्म स्थान और ये किसके साथ आए थे। देखिए चिश्ती संप्रदाय में गुरु को पीर कहते हैं और शिष्य को मुरीद कहते हैं और उत्तराधिकारी को वली कहते हैं। इसके अलावा ख्वाजा की दरगाह, जो इनकी दरगाह बनाई थी मृत्यु पे, तो ये जो दरगाह है ये इसकी जगह दी थी जगत सिंह ने और इस दरगाह की शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने और इस दरगाह का काम पूरा करवाया था आपके हुमायूं ने। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो 3 व्यक्ति है इस दरगाह से जुड़े हुए, आपके 3 प्रश्न बन सकते हैं। दरगाह की जगह किसने दी, जगत सिंह ने, शुरुआत किसने कराई, इल्तुतमिश ने, और काम किसने पूरा किया, तो वो था हुमायूं। और यहाँ 1 से 6 रजब उर्स लगता है। चलिए इससे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है तो उसको और देख लेते हैं। फिर है आपके पृथ्वीराज चौहान तृतीय में हम देख रहे हैं कि शेख हमामुद्दीन नागौरी, ये चिश्ती मत के प्रसिद्ध संत जो नागौर आके बस गए थे। ये हम इसलिए नागौर का है लेकिन इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके इससे जुड़े हुए हैं आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। इल्तुतमिश ने इनको उल इस्लाम का पद दिया था पर इन्होंने अस्वीकार कर लिया था। इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा शेख हमामुद्दीन नागौरी को सुल्तान तारिकीन की उपाधि दी थी जो इन्होंने ग्रहण करी थी। तो ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़े थे इसलिए हमने इसको देख लिया था। तो ये था आपके अजमेर के चौहानों का इतिहास। अजमेर में चौहान डायनेस्टी, राजस्थान में चौहानों का इतिहास था। अब नमस्ते दोस्तों, जेएस टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरजित।